दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है? क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते कैसे रहते हैं? और क्या सच में खुश रहने का कोई ऐसा तरीका है जो हमें भीतर से संतुलित और शांत बना सके? आज की इस खास ऑडियो बुक में हम जानेंगे जापान की एक बेहद खूबसूरत फिलॉसफी नागोमी के बारे में, जो हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य कैसे बनाया जाए। ये किताब बताती है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। जब हम अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य, अपने विचारों और अपने आसपास की दुनिया के साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं, तब जीवन पहले से ज्यादा सरल और सुंदर महसूस होने लगता है। अगर आप भी अपने जीवन में अधिक शांति, बेहतर रिश्ते और अंदर से सच्ची खुशी पाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। आप देश के किसी शहर से जुड़े हों, किसी छोटे गांव से या दुनिया के किसी भी कोने से, हमें खुशी है कि आप इस सफर का हिस्सा बने हैं। वैसे आप हमें कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज द वे ऑफ नागोमी की ये खूबसूरत यात्रा। चैप्टर 1, नागोमी फॉर बिगिनर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों में भी शांत कैसे बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी समस्या आने पर ही बेचैन और तनावग्रस्त हो जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास राज होता है? केन मोगी अपनी किताब द वे ऑफ नागोमी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। वो बताते हैं कि जापानी संस्कृति में एक ऐसा शब्द है जिसे नागोमी कहा जाता है। नागोमी का सीधा मतलब है हार्मनी, यानी जीवन के अलग अलग हिस्सों के बीच संतुलन और सामंजस्य। ये केवल एक आइडिया नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम लगातार कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। बेहतर करियर चाहिए, अधिक पैसा चाहिए, अधिक सक्सेस चाहिए, अधिक रिकॉग्निशन चाहिए। और इस दौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि भीतर से संतुलित रहना भी है। नागोमी हमें यही सिखाता है। ये हमें बताता है कि खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पलों में भी मौजूद होती है। सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ बिताया गया समय, किसी दोस्त की मुस्कान, एक कप चाय के साथ मिलने वाला सुकून, ये सभी नागोमी के छोटे छोटे रूप हैं। लेखक बताते हैं कि नागोमी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अचानक हासिल किया जा सके। ये धीरे धीरे विकसित होने वाली एक मानसिक अवस्था है। जिस तरह एक पेड़ समय के साथ मजबूत होता है, उसी तरह नागोमी भी धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। इस फिलॉसफी की सबसे खास बात यह है कि यह हमें जीवन के विरोधाभासों को स्वीकार करना सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तभी मिलेगी जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। खुशी और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, आशा और निराशा, ये सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नागोमी हमें सिखाता है कि इन सबको साथ लेकर कैसे जिया जाए। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऑर्केस्ट्रा में बैठे हैं। अगर हर वाद्य यंत्र केवल अपनी आवाज को सबसे ऊंचा बनाने की कोशिश करे, तो संगीत कभी सुंदर नहीं बन सकता। संगीत तभी सुंदर बनता है जब सभी वाद्य यंत्र एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारा स्वास्थ्य, इन सभी के बीच जब संतुलन बनता है, तब जीवन में नागोमी पैदा होता है। नागोमी हमें यह भी सिखाता है कि परफेक्ट बनने की कोशिश हमेशा जरूरी नहीं है। आज सोशल मीडिया के दौर में हर कोई अपनी बेस्ट इमेज दिखाने की कोशिश करता है। लोग अपनी सफलताएं दिखाते हैं, लेकिन संघर्ष नहीं। अपनी मुस्कान दिखाते हैं, लेकिन दर्द नहीं। और धीरे धीरे हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। फिर हमें लगने लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेकिन नागोमी कहता है कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही मूल्यवान हैं। आपकी कमियां भी आपकी पहचान का हिस्सा हैं। जापानी संस्कृति में टूटी हुई चीजों को फेंका नहीं जाता, उन्हें किंटसुगी नामक कला के माध्यम से सोने से जोड़ा जाता है। इससे वो वस्तु पहले से भी अधिक सुंदर दिखाई देती है। इसी तरह हमारे जीवन के घाव और संघर्ष भी हमें कमजोर नहीं, बल्कि अधिक गहरा और मजबूत बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि नागोमी का मतलब हर समय खुश रहना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलित रहना है।
जब अच्छी चीजें हों तब विनम्र बने रहना, और जब कठिन समय आए तब धैर्य बनाए रखना, यही नागोमी की असली पहचान है। जैसे जैसे हम इस किताब की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि नागोमी हमारे भोजन में कैसे मौजूद है, हमारे रिश्तों में कैसे मौजूद है, हमारे स्वास्थ्य में कैसे मौजूद है, और यहां तक कि प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में भी कैसे मौजूद है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत एक सरल समझ से होती है। जीवन को जीतने की नहीं, जीवन के साथ सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भीतर संतुलन होता है, तब बाहरी परिस्थितियां हमारी शांति को आसानी से नहीं छीन पाती। और शायद यही नागोमी का सबसे सुंदर संदेश है। जीवन को बदलने से पहले अपने भीतर संतुलन पैदा कीजिए, बाकी बदलाव अपने आप शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, नागोमी ऑफ फूड। जब हम भोजन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान केवल स्वाद पर जाता है। लेकिन जापानी संस्कृति में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। केन मोगी बताते हैं कि नागोमी का सबसे सुंदर रूप हमें भोजन में दिखाई देता है, क्योंकि भोजन केवल शरीर को ऊर्जा नहीं देता, बल्कि मन और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। आज की दुनिया में लोग तेजी से भाग रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, चलते चलते खाना खा रहे हैं, और कई बार उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या खाया था। लेकिन नागोमी हमें भोजन के साथ एक गहरा संबंध बनाने की शिक्षा देता है। यह हमें सिखाता है कि खाना केवल खाने की वस्तु नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जिसे पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ महसूस किया जाना चाहिए। जापान में लोग भोजन को बहुत सम्मान देते हैं। वे खाने से पहले उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उस भोजन को तैयार किया। खेतों में मेहनत करने वाले किसानों का धन्यवाद करते हैं, और प्रकृति का भी आभार व्यक्त करते हैं जिसने ये भोजन उपलब्ध कराया। इस छोटी सी आदत के पीछे एक गहरी सोच छिपी है। जब हम भोजन के प्रति सम्मान महसूस करते हैं, तब हम जीवन के प्रति भी सम्मान महसूस करने लगते हैं, और यही नागोमी की शुरुआत है। लेखक बताते हैं कि नागोमी का मतलब केवल स्वस्थ भोजन करना नहीं है, बल्कि भोजन में संतुलन बनाना है। यदि हम केवल स्वाद के पीछे भागेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, और यदि केवल स्वास्थ्य के पीछे भागेंगे तो जीवन का आनंद कम हो सकता है। इसलिए नागोमी दोनों के बीच संतुलन बनाने की सलाह देता है। स्वाद भी हो और स्वास्थ्य भी हो, आनंद भी हो और अनुशासन भी हो, यही असली हार्मनी है। जापानी भोजन को दुनिया के सबसे संतुलित भोजन में से एक माना जाता है, क्योंकि वहां भोजन में विविधता होती है। थोड़ी मात्रा में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। सब्जियां, फल, समुद्री भोजन, चावल और सूप, सब कुछ संतुलित मात्रा में शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल शरीर को पोषण देना नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को संतुष्ट करना होता है। केन मोगी कहते हैं कि आज बहुत से लोग इमोशनल ईटिंग के शिकार हैं। जब वे दुखी होते हैं तो अधिक खाते हैं, जब तनाव में होते हैं तो अधिक खाते हैं, और जब अकेलापन महसूस करते हैं तब भी भोजन में सांत्वना खोजते हैं। लेकिन यह आदत धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाती है। नागोमी हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, और भोजन का उपयोग भावनाओं से भागने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन का आनंद लेने के लिए करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपके सामने आपका पसंदीदा भोजन रखा है। आप जल्दी जल्दी खाने के बजाय धीरे धीरे हर निवाले का स्वाद महसूस करते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते हैं, उसकी बनावट को महसूस करते हैं, और उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। अचानक वही साधारण भोजन भी एक विशेष अनुभव बन जाता है। यही माइंडफुल ईटिंग है, और यही नागोमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि भोजन लोगों को जोड़ने की शक्ति भी रखता है। परिवार के साथ बैठकर खाना, दोस्तों के साथ भोजन साझा करना, या किसी प्रिय व्यक्ति के लिए भोजन बनाना, ये सभी केवल खाने की क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने वाले अनुभव हैं। जब लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, तब केवल भोजन नहीं बांटा जाता, बल्कि समय, भावनाएं और अपनापन भी साझा किया जाता है। नागोमी हमें यह भी सिखाता है कि भोजन में पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अपनी पसंदीदा मिठाई खाना भी जीवन का हिस्सा है। कभी किसी उत्सव में खुलकर भोजन करना भी जीवन का हिस्सा है। संतुलन का अर्थ खुद को हर खुशी से वंचित करना नहीं, बल्कि समझदारी के साथ आनंद लेना है। आज की दुनिया में जहां डाइट ट्रेंड्स हर दिन बदलते रहते हैं, कोई लो कार्ब की बात करता है,
कोई कीटो की, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग की। लेकिन नागोमी का संदेश बहुत सरल है। अपने शरीर की सुनो, अपने मन की सुनो और ऐसा संतुलन खोजो जो आपके लिए सही हो। क्योंकि हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति का संतुलन भी अलग हो सकता है। अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि भोजन केवल शरीर के लिए ईंधन नहीं है। ये जीवन का उत्सव है, ये प्रकृति का उपहार है और ये लोगों को जोड़ने वाला एक सुंदर माध्यम है। जब हम भोजन को सम्मान, कृतज्ञता और संतुलन के साथ स्वीकार करते हैं, तब हम केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन को पोषित करते हैं। और यही नागोमी ऑफ फूड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, नागोमी ऑफ सेल्फ। इस दुनिया में सबसे लंबा रिश्ता अगर किसी के साथ होता है तो वो रिश्ता खुद हमारे साथ होता है। फिर भी सबसे ज्यादा अनदेखी हम अपने ही मन और अपनी ही भावनाओं की करते हैं। हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार खुद को समझने और स्वीकार करने के लिए समय ही नहीं निकालते। केन मोगी कहते हैं कि नागोमी की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है। जब तक इंसान अपने अंदर संतुलन नहीं बना पाता, तब तक बाहरी दुनिया में भी सच्ची शांति नहीं पा सकता। आज बहुत से लोग अपनी पहचान को अपनी नौकरी, अपने बैंक बैलेंस, अपनी उपलब्धियों या दूसरों की राय से जोड़ लेते हैं। अगर सफलता मिल जाए तो वे खुद को अच्छा समझते हैं और यदि असफलता मिल जाए तो खुद को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन नागोमी हमें सिखाता है कि हमारी असली कीमत इन चीजों से तय नहीं होती। हम केवल अपने रिजल्ट्स नहीं हैं, हम केवल अपनी गलतियां नहीं हैं, हम केवल अपनी उपलब्धियां भी नहीं हैं, हम इन सब से कहीं अधिक हैं। लेखक बताते हैं कि स्वयं को स्वीकार करना नागोमी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने विकास को रोक दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को भी सम्मान दें। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब संतुष्ट रहूंगा, जब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब खुद को पसंद करूंगा। लेकिन ये सोच हमें हमेशा भविष्य के पीछे दौड़ाती रहती है और वर्तमान की शांति छीन लेती है। नागोमी कहता है कि आत्म स्वीकृति और आत्म विकास दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आप बेहतर बनने की कोशिश कर सकते हैं और साथ ही आज के अपने स्वरूप को भी स्वीकार कर सकते हैं। यही संतुलन नागोमी है। केन मोगी बताते हैं कि हमारे अंदर कई तरह की भावनाएं रहती हैं: खुशी, दुख, गुस्सा, डर, उत्साह, निराशा और आशा। अक्सर हम केवल सकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना चाहते हैं और नकारात्मक भावनाओं से भागना चाहते हैं। लेकिन नागोमी हमें सिखाता है कि हर भावना का अपना महत्व है। दुख हमें संवेदनशील बनाता है, असफलता हमें सिखाती है, डर हमें सावधान बनाता है और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम अपनी सभी भावनाओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरा संतुलन पैदा होने लगता है। आज सोशल मीडिया के युग में तुलना करना बहुत आसान हो गया है। हम दूसरों की सफलता देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, उनकी उपलब्धियां देखते हैं और फिर अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि तुलना शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग होती है। इसलिए खुद की तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करनी चाहिए, किसी और से नहीं। नागोमी हमें यह भी सिखाता है कि अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए। आधुनिक जीवन में लोग हर समय किसी न किसी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, लेकिन खुद से जुड़ने का समय बहुत कम निकालते हैं। कुछ समय शांति में बैठना, अपने विचारों को सुनना, अपने मन को समझना और अपने जीवन पर चिंतन करना आत्मिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। लेखक कहते हैं कि स्वयं के साथ नागोमी बनाने का अर्थ है अपने अंदर चल रहे संघर्षों को खत्म करना। जब हम लगातार खुद की आलोचना करते रहते हैं, तब हमारा मन थक जाता है। लेकिन जब हम खुद के साथ दयालु व्यवहार करना शुरू करते हैं, तब भीतर हीलिंग शुरू होती है। जिस तरह हम किसी प्रिय मित्र की गलती पर उसे समझते हैं, उसी तरह हमें खुद के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। जापानी संस्कृति में यह माना जाता है कि पूर्णता एक भ्रम है। कोई भी व्यक्ति हर क्षेत्र में परफेक्ट नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। इंसान की खूबसूरती उसकी अपूर्णताओं में छिपी होती है। हमारी कमजोरियां, हमारी गलतियां और हमारे संघर्ष हमें इंसान बनाते हैं।
इसलिए उनसे शर्मिंदा होने की नहीं, बल्कि उनसे सीखने की जरूरत है। नागोमी ऑफ सेल्फ का सबसे बड़ा संदेश यह है कि खुद के खिलाफ लड़ना बंद कीजिए, अपने साथ दोस्ती कीजिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, अपनी खूबियों को पहचानिए और अपने जीवन की गति को सम्मान दीजिए। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर शांति बना लेता है, तब दुनिया का कोई भी शोर उसकी आत्मा को परेशान नहीं कर सकता। और जब स्वयं के साथ सामंजस्य बन जाता है, तब जीवन का हर क्षेत्र धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। यही नागोमी ऑफ सेल्फ की सच्ची शक्ति है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, नागोमी ऑफ रिलेशनशिप्स। इंसान चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, चाहे उसके पास कितना भी पैसा और कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना हो, अगर उसके रिश्तों में शांति और अपनापन नहीं है, तो उसके जीवन में एक खालीपन हमेशा बना रहता है। केन मोगी कहते हैं कि नागोमी केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में भी दिखाई देता है, क्योंकि जीवन का असली आनंद दूसरों के साथ जुड़ने में है। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग लोगों से जुड़े होते हैं, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, दोस्त, सहकर्मी और समाज के अन्य लोग। लेकिन हर रिश्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी मतभेद होते हैं, कभी गलतफहमियां होती हैं, कभी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और कभी अहंकार बीच में आ जाता है। ऐसे समय में रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है। केन मोगी बताते हैं कि नागोमी का अर्थ ये नहीं कि हर कोई हमेशा हमसे सहमत रहे, बल्कि इसका अर्थ है मतभेद होने के बावजूद सामंजस्य बनाए रखना। आज की दुनिया में लोग अपनी बात मनवाने पर अधिक ध्यान देते हैं और दूसरों को समझने पर कम। लेकिन नागोमी हमें सुनने की कला सिखाता है। जब हम किसी को सच में सुनते हैं, तब हम केवल उसके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसकी भावनाओं को भी समझने लगते हैं, और यही समझ रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेखक बताते हैं कि जापानी संस्कृति में सामूहिक हार्मनी को बहुत महत्व दिया जाता है। वहां लोग केवल अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये भी सोचते हैं कि उनके व्यवहार का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा। यही सोच रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। नागोमी हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति के विचार अलग हैं, उसकी पसंद अलग है, उसकी सोच अलग है और उसका जीवन अनुभव भी अलग है। इसलिए ये उम्मीद करना कि हर कोई हमारे जैसा सोचे या हमारे अनुसार व्यवहार करे, ये अवास्तविक है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब रिश्तों में कई संघर्ष अपने आप कम होने लगते हैं। केन मोगी कहते हैं कि कई बार रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या कम्युनिकेशन की कमी होती है। लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, अपनी परेशानियों को छिपाते रहते हैं और फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। नागोमी हमें खुलकर लेकिन सम्मानपूर्वक संवाद करना सिखाता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते ईमानदारी और विश्वास पर टिके होते हैं। रिश्तों में क्षमा का भी बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर कोई कभी न कभी गलती करता है। यदि हम हर गलती को हमेशा याद रखते रहेंगे, तो रिश्ते बोझ बन जाएंगे। लेकिन जब हम माफ करना सीखते हैं, तब हमारे दिल का भार भी हल्का हो जाता है और रिश्तों को नया जीवन मिल जाता है। लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि प्रेम केवल बड़े बड़े शब्दों या बड़े उपहारों से नहीं दिखता, बल्कि छोटी छोटी बातों से दिखाई देता है। किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की मदद करना, किसी के कठिन समय में उसके साथ खड़ा रहना और बिना किसी स्वार्थ के किसी की परवाह करना, यही रिश्तों का वास्तविक आधार है। नागोमी हमें यह भी याद दिलाता है कि सबसे मजबूत रिश्तों में भी मतभेद होते हैं, लेकिन मजबूत रिश्ते वे नहीं होते जिनमें कभी विवाद न हो, बल्कि वे होते हैं जिनमें विवाद के बाद भी सम्मान और विश्वास बना रहे। जब दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, तब रिश्ता और गहरा हो जाता है। आज के डिजिटल युग में लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। हजारों फॉलोअर्स होने के बावजूद सच्चे संबंध कम होते जा रहे हैं। नागोमी हमें वास्तविक मानवीय जुड़ाव की ओर वापस ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक सच्ची बातचीत कई ऑनलाइन मैसेजेस से अधिक मूल्यवान हो सकती है। केन मोगी कहते हैं कि रिश्ते किसी बगीचे की तरह होते हैं। यदि उनकी देखभाल की जाए तो वे खिलते हैं, और यदि उन्हें अनदेखा किया जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इसलिए रिश्तों में समय देना, ध्यान देना और कृतज्ञता व्यक्त करना आवश्यक है। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा संदेश ये है कि रिश्तों का उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि जुड़ना है। हर बहस जीतकर भी इंसान रिश्ता हार सकता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा झुककर, थोड़ा समझकर और थोड़ा माफ करके
वो रिश्ते को बचा सकता है। यही नगोमी है, यही हार्मनी है, और यही वो शक्ति है जो इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती है। क्योंकि जीवन के अंत में लोग हमारी उपलब्धियों को नहीं, बल्कि हमारे द्वारा दिए गए प्रेम और अपनापन को याद रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, नगोमी ऑफ हेल्थ। जब लोग स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उनका ध्यान केवल शरीर पर जाता है। लेकिन केन मोगी बताते हैं कि सच्चा स्वास्थ्य केवल फिजिकल फिटनेस का नाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और भावनाओं के बीच संतुलन का नाम है। यही नगोमी ऑफ हेल्थ का मूल संदेश है। यदि शरीर स्वस्थ है लेकिन मन तनाव से भरा हुआ है, तो जीवन में शांति नहीं आ सकती। और यदि मन शांत है लेकिन शरीर की उपेक्षा की जा रही है, तब भी संतुलन संभव नहीं है। इसलिए नगोमी हमें स्वास्थ्य को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखने की शिक्षा देता है। आज की दुनिया में लोग पहले से अधिक व्यस्त हैं। वे अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन करना, लगातार तनाव में रहना और पर्याप्त आराम न लेना धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में यह सामान्य लगता है, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर दिखाई देने लगता है। नगोमी हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जीवन की बुनियाद है। लेखक बताते हैं कि जापानी संस्कृति में लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का एक बड़ा कारण संतुलित जीवन शैली है। वहां लोग केवल बीमारी का इलाज करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि बीमारी को आने से रोकने पर अधिक ध्यान देते हैं। वे छोटे छोटे हेल्दी हैबिट्स को महत्व देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव अक्सर छोटी आदतों से शुरू होते हैं। नगोमी हमें यह भी सिखाता है कि शरीर की आवाज सुनना सीखना चाहिए। आधुनिक जीवन में लोग अक्सर अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। थकान होने पर भी आराम नहीं करते, तनाव होने पर भी खुद को काम में धकेलते रहते हैं, और धीरे धीरे उनका शरीर मदद के लिए संकेत देने लगता है। लेकिन यदि हम समय रहते अपने शरीर की बात सुन ले, तो कई समस्याओं से बच सकते हैं। केन मोगी कहते हैं कि स्वास्थ्य का संबंध केवल एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि मानसिक शांति से भी है। आज लाखों लोग एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि उनका मन लगातार भाग रहा है। या तो वे अतीत की चिंताओं में उलझे रहते हैं या भविष्य की फिक्र में खोए रहते हैं। लेकिन नगोमी हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, क्योंकि शांति हमेशा इसी क्षण में मौजूद होती है। जापान में लोग प्रकृति के साथ समय बिताने को भी स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। पेड़ों के बीच टहलना, ताजी हवा में सांस लेना, पक्षियों की आवाज सुनना और प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना मन को गहराई से शांत करता है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि प्रकृति के संपर्क में रहने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। लेखक बताते हैं कि आराम करना भी स्वास्थ्य का एक आवश्यक हिस्सा है। लेकिन आज कई लोग आराम को आलस से समझने लगे हैं। वे सोचते हैं कि हर समय व्यस्त रहना ही सफलता की निशानी है, जबकि सच्चाई ये है कि लगातार काम करने वाला मन और शरीर धीरे धीरे थक जाता है। नगोमी हमें याद दिलाता है कि आराम कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का तरीका है। स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू भावनात्मक संतुलन है। जब हम अपने गुस्से, डर, दुख और निराशा को दबाने की कोशिश करते हैं, तब वे हमारे भीतर जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे तनाव का कारण बन जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करते हैं, तब मन हल्का महसूस करता है। यही भावनात्मक नगोमी है। केन मोगी कहते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल लंबा जीवन जीना नहीं, बल्कि अच्छा जीवन जीना है। ऐसा जीवन जिसमें ऊर्जा हो, उत्साह हो, शांति हो और हर दिन को पूरी तरह जीने की क्षमता हो। इसलिए नगोमी हमें अत्यधिक कठोरता से बचने की सलाह देता है। न अत्यधिक काम, न अत्यधिक आराम, न अत्यधिक भोजन, न अत्यधिक परहेज, बल्कि हर चीज में संतुलन। जैसे एक संगीत रचना में हर सुर का अपना महत्व होता है, वैसे ही स्वास्थ्य में भी हर पहलू महत्वपूर्ण है। भोजन, नींद, व्यायाम, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और सामाजिक संबंध, ये सभी मिलकर एक स्वस्थ जीवन का निर्माण करते हैं। यदि इनमें से कोई एक हिस्सा कमजोर हो जाए, तो पूरा संतुलन प्रभावित हो सकता है। चैप्टर 5 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना स्वयं से प्रेम करने का सबसे सुंदर तरीका है। जब हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं, अपने मन की देखभाल करते हैं और अपने जीवन में संतुलन लाते हैं, तब केवल हमारी उम्र नहीं बढ़ती, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। और यही नगोमी ऑफ हेल्थ का सार है।
क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही एक संतुलित और खुशहाल जीवन का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, नगोमी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अधिकतर लोग सीखने को केवल स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक सीमित समझते हैं। उन्हें लगता है कि डिग्री मिलने के बाद सीखने का सफर समाप्त हो जाता है। लेकिन केन मोगी बताते हैं कि सच्ची शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन स्वयं एक सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे अपने विकास को भी रोक देता है। नगोमी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमें सिखाता है कि सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन के साथ सामंजस्य बनाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए अवसर पैदा हो रहे हैं और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे समय में केवल पुरानी जानकारी के सहारे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सीखने की आदत बनाए रखता है वो हर बदलाव को अवसर की तरह देखता है। यही नगोमी का दृष्टिकोण है, बदलाव से डरना नहीं बल्कि उसके साथ संतुलन बनाना। लेखक बताते हैं कि जापानी संस्कृति में सीखने को एक सम्मानजनक यात्रा माना जाता है। वहां उम्र को सीखने की सीमा नहीं समझा जाता। कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में भी नया कौशल सीख सकता है और 80 वर्ष की आयु में भी नई चीजों के प्रति उत्सुक रह सकता है, क्योंकि सीखने की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। ये एक ऐसी यात्रा है जो जीवन भर चलती है। नगोमी हमें यह भी सिखाता है कि सीखने के लिए विनम्रता आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है, उसी क्षण उसका विकास रुक जाता है। लेकिन जब वह स्वीकार करता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तब उसके लिए नए द्वार खुल जाते हैं। यही बिगिनर्स माइंड है, जहां जिज्ञासा हमेशा जीवित रहती है। केन मोगी कहते हैं कि बच्चों को देखिए, वे हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं। वे हर दिन कुछ नया जानना चाहते हैं। वे असफल होने से नहीं डरते और बार बार प्रयास करते हैं। यही कारण है कि वे तेजी से सीखते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, वे गलतियां करने से डरने लगते हैं और उनकी जिज्ञासा कम होने लगती है। नगोमी हमें फिर से उसी जिज्ञासु मानसिकता को अपनाने की प्रेरणा देता है। लेखक बताते हैं कि सीखने का अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं है। हम लोगों से सीख सकते हैं, अनुभवों से सीख सकते हैं, यात्राओं से सीख सकते हैं, प्रकृति से सीख सकते हैं और यहां तक कि अपनी असफलताओं से भी सीख सकते हैं। कई बार जीवन के सबसे बड़े सबक किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में मिलते हैं। नगोमी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सीखना आनंददायक होना चाहिए। यदि सीखना केवल दबाव और तनाव का कारण बन जाए तो उसका संतुलन खो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम उन विषयों को भी खोजें जिनमें हमारी वास्तविक रुचि हो। जब सीखने में आनंद जुड़ जाता है, तब ज्ञान केवल जानकारी नहीं रहता बल्कि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। केन मोगी कहते हैं कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन अधिकांश लोग असफलता को अपनी क्षमता की कमी समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है, हर चुनौती हमें बेहतर बनाती है और हर असफल प्रयास हमें सफलता के थोड़ा और करीब ले जाता है। नगोमी हमें अपनी गलतियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखने की सलाह देता है। लेखक बताते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक सुंदर लाभ यह भी है कि यह जीवन को रोचक बनाए रखता है। जब हम नई चीजें सीखते रहते हैं, तब हमारा मन सक्रिय रहता है, हमारी सोच खुली रहती है और जीवन में उत्साह बना रहता है। जिज्ञासा जीवन को जवान बनाए रखती है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों न हो। आज बहुत से लोग केवल परिणामों पर ध्यान देते हैं। वे जल्दी सफलता चाहते हैं, जल्दी उपलब्धियां चाहते हैं। लेकिन नगोमी हमें प्रक्रिया का आनंद लेना सिखाता है, सीखने की यात्रा में धैर्य रखना सिखाता है, क्योंकि हर महत्वपूर्ण कौशल समय मांगता है और हर गहरा ज्ञान धीरे धीरे विकसित होता है। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जीवन भर विद्यार्थी बने रहिए, जिज्ञासु बने रहिए, सीखने के लिए खुले रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद नहीं करता वो कभी बढ़ना भी बंद नहीं करता। और जब सीखने की प्रक्रिया में संतुलन, आनंद और विनम्रता जुड़ जाती है, तब वो केवल अधिक ज्ञानवान नहीं बनता बल्कि अधिक समझदार, अधिक शांत और अधिक संतुलित इंसान भी बन जाता है। यही नगोमी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की सच्ची शक्ति है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, नागोमी ऑफ क्रिएटिविटी। जब लोग क्रिएटिविटी शब्द सुनते हैं तो अक्सर उनके मन में कलाकार, लेखक, संगीतकार या इन्वेंटर की छवि आती है।
लेकिन केन मोगी बताते हैं कि क्रिएटिविटी केवल कुछ विशेष लोगों की प्रतिभा नहीं है, बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद एक प्राकृतिक शक्ति है। जिस तरह हर व्यक्ति सोच सकता है, उसी तरह हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में रचनात्मक भी हो सकता है। नागोमी ऑफ क्रिएटिविटी हमें सिखाता है कि रचनात्मकता का अर्थ केवल कुछ नया बनाना नहीं, बल्कि जीवन को नए नजरिए से देखना है। आज की दुनिया में बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि वे क्रिएटिव नहीं हैं, क्योंकि वे चित्र नहीं बना सकते, कोई किताब नहीं लिख सकते या कोई महान आविष्कार नहीं कर सकते। लेकिन लेखक कहते हैं कि क्रिएटिविटी की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। किसी समस्या का नया समाधान ढूंढना, किसी काम को बेहतर तरीके से करना, किसी रिश्ते को समझदारी से संभालना या जीवन को अलग दृष्टिकोण से देखना भी क्रिएटिविटी का हिस्सा है। नागोमी हमें सिखाता है कि रचनात्मकता तब सबसे अच्छी तरह विकसित होती है जब हमारे भीतर संतुलन होता है। यदि मन लगातार तनाव से भरा हो, यदि हम हर समय दूसरों से तुलना करते रहें या हर पल परफेक्ट बनने की कोशिश करें, तो क्रिएटिविटी धीरे धीरे दबने लगती है। लेकिन जब मन शांत होता है, तब नए विचार स्वाभाविक रूप से जन्म लेने लगते हैं। केन मोगी बताते हैं कि जापानी संस्कृति में क्रिएटिविटी को केवल बड़े आविष्कारों से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी देखा जाता है। एक साधारण भोजन को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, एक छोटे से बगीचे को सजाना या किसी साधारण वस्तु में भी सुंदरता ढूंढ लेना, ये सब क्रिएटिविटी के उदाहरण हैं। चूंकि रचनात्मकता का संबंध दृष्टिकोण से है, केवल प्रतिभा से नहीं। लेखक कहते हैं कि क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी एक दूसरे के साथी हैं। जब तक हमारे भीतर जानने की इच्छा जीवित रहती है, तब तक नए विचार भी आते रहते हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि वे हर चीज को आश्चर्य से देखते हैं। वे सवाल पूछते हैं, प्रयोग करते हैं और गलतियां करने से नहीं डरते। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, वे दूसरों की राय से डरने लगते हैं और उनकी रचनात्मकता सीमित होने लगती है। नागोमी हमें याद दिलाता है कि गलतियां क्रिएटिविटी की दुश्मन नहीं, बल्कि उसका हिस्सा हैं। कोई भी महान विचार पहली कोशिश में परफेक्ट नहीं होता। हर कलाकार, हर लेखक और हर इनोवेटर ने अनगिनत गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। इसलिए रचनात्मक जीवन जीने के लिए असफलता से दोस्ती करना जरूरी है। केन मोगी बताते हैं कि कई बार सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब हम उन्हें जबरदस्ती खोजने की कोशिश नहीं कर रहे होते। कुछ लोग चलते समय नए विचार पाते हैं, कुछ लोग प्रकृति के बीच बैठकर और कुछ लोग शांत क्षणों में। इसलिए नागोमी हमें आराम और शांति का महत्व भी सिखाता है, क्योंकि थका हुआ मन अक्सर वही देखता है जो पहले से मौजूद है, जबकि शांत मन नई संभावनाओं को देख सकता है। लेखक कहते हैं कि क्रिएटिविटी का एक महत्वपूर्ण पहलू ऑथेंटिसिटी है, यानी अपनी वास्तविक पहचान के साथ जुड़ना। जब हम केवल दूसरों की नकल करते हैं, तब हमारी रचनात्मकता सीमित हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी आवाज खोजते हैं, अपनी सोच को महत्व देते हैं और अपने अनुभवों को स्वीकार करते हैं, तब कुछ अनोखा जन्म लेता है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर प्रभावित हो जाते हैं और उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। लेकिन नागोमी हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की रचनात्मक यात्रा अलग होती है। किसी और की तरह बनने की कोशिश करने के बजाय अपने भीतर की क्षमता को पहचानना अधिक महत्वपूर्ण है। केन मोगी कहते हैं कि क्रिएटिविटी केवल दुनिया को बदलने के लिए नहीं होती, बल्कि स्वयं को बदलने के लिए भी होती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बनाते हैं या किसी समस्या को नए तरीके से हल करते हैं, तब हम भी विकसित होते हैं। हमारी सोच व्यापक होती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। चैप्टर 7 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि रचनात्मकता कोई विशेष उपहार नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। यदि हम जिज्ञासु बने रहें, यदि हम गलतियों से न डरें, यदि हम अपने मन को संतुलित रखें और यदि हम दुनिया को खुले नजरिए से देखें, तो क्रिएटिविटी स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। और जब क्रिएटिविटी तथा नागोमी एक साथ आते हैं, तब जीवन केवल सफल नहीं, बल्कि अधिक अर्थपूर्ण, अधिक सुंदर और अधिक जीवंत बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, नागोमी ऑफ लाइफ। जीवन को समझने की कोशिश इंसान हजारों वर्षों से करता आ रहा है। कोई सफलता में जीवन का अर्थ खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई आध्यात्मिकता में और कोई अपने सपनों को पूरा करने में। लेकिन केन मोगी बताते हैं कि जीवन का असली रहस्य किसी एक बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि जीवन के अलग अलग हिस्सों के बीच संतुलन बनाने में छिपा है। यही नागोमी ऑफ लाइफ का सार है।
जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उसके साथ सामंजस्य बनाना। आज अधिकांश लोग ये मानते हैं कि जीवन तभी अच्छा होगा जब सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार होगा, जब कोई समस्या नहीं होगी, जब हर लक्ष्य पूरा हो जाएगा और जब हर सपना सच हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जीवन हमेशा बदलता रिटायरा है। कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी कठिन समय आता है, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन की स्वाभाविक प्रकृति है। नगोमी हमें सिखाता है कि जीवन को केवल अच्छे और बुरे अनुभवों में बांटकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम दुख को कभी महसूस न करें तो खुशी की कीमत भी नहीं समझ पाएंगे। यदि हम असफलता का अनुभव न करें तो सफलता का महत्व भी कम हो जाएगा। इसलिए नगोमी हमें जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। केन मोगी कहते हैं कि जीवन एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। यदि हम नदी के प्रवाह से लड़ने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यदि हम उसके साथ चलना सीख जाएं तो यात्रा आसान और सुंदर हो जाएगी। यही कारण है कि नगोमी जीवन में लचीलापन विकसित करने पर जोर देता है। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं और सोचते हैं कि उनका जीवन पीछे रह गया है। लेकिन नगोमी हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर इंसान का समय अलग होता है और हर जीवन की अपनी गति होती है। इसलिए तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा का सम्मान करना अधिक महत्वपूर्ण है। नगोमी ऑफ लाइफ का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जीवन को केवल भविष्य की मंजिल के रूप में नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे कोई लक्ष्य हासिल कर लेंगे तब खुश होंगे, लेकिन ऐसा सोचते सोचते वे वर्तमान के सुंदर पलों को खो देते हैं। नगोमी हमें वर्तमान क्षण का सम्मान करना सिखाता है, क्योंकि जीवन वास्तव में इसी क्षण में घटित हो रहा है। केन मोगी कहते हैं कि जीवन में संतुलन का अर्थ ये नहीं कि हर दिन बिल्कुल समान हो। कुछ दिन अधिक व्यस्त होंगे, कुछ दिन शांत होंगे, कुछ दिन उत्साह से भरे होंगे और कुछ दिन चुनौतियों से। लेकिन संतुलन का अर्थ यह है कि इन सभी अनुभवों के बीच भी हम अपने भीतर स्थिरता बनाए रखें। लेखक बताते हैं कि जीवन में अर्थ खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मूल्यों के अनुसार जीना। जब हमारे कार्य हमारे मूल्यों के अनुरूप होते हैं तब भीतर संतुष्टि पैदा होती है, लेकिन जब हम केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीते हैं तब धीरे धीरे भीतर खालीपन बढ़ने लगता है। नगोमी हमें अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में अनिश्चितता भी एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। हम भविष्य को पूरी तरह नहीं जान सकते, हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते और हम हर परिणाम की गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन नगोमी हमें सिखाता है कि अनिश्चितता से डरने के बजाय उसे जीवन का हिस्सा मानना चाहिए, क्योंकि कई बार जीवन के सबसे सुंदर अवसर वहीं से आते हैं जहां हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। केन मोगी कहते हैं कि कृतज्ञता जीवन में नगोमी लाने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। जब हम लगातार केवल उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, तब असंतोष बढ़ता है। लेकिन जब हम उन चीजों को पहचानना शुरू करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तब मन में शांति और संतुष्टि पैदा होने लगती है। चैप्टर 8 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे जीना है। जीवन में खुशी भी होगी, दुख भी होगा, जीत भी होगी, हार भी होगी, शुरुआत भी होगी और अंत भी होगा। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी अनुभवों के बीच संतुलन बनाए रखना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीना सीखता है। और यही नगोमी ऑफ लाइफ की सबसे गहरी सीख है, क्योंकि जीवन को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति जीवन को स्वीकार करने में छिपी होती है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, नगोमी ऑफ सोसाइटी। इंसान कभी अकेला नहीं जीता। उसका जीवन परिवार, दोस्तों, पड़ोस, समुदाय और पूरे समाज से जुड़ा होता है। हम चाहे इसे महसूस करें या नहीं, लेकिन हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कार्य लगातार दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं। केन मोगी बताते हैं कि नगोमी केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज में भी सामंजस्य और संतुलन बनाने की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। यही नगोमी ऑफ सोसाइटी का मूल संदेश है।
आज की दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी ने दूरियों को कम कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के बीच मतभेद बढ़ते दिखाई देते हैं। लोग विचारधाराओं में बंट रहे हैं, समाज अलग अलग समूहों में विभाजित होता जा रहा है और कई बार लोग केवल अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं। ऐसे समय में नगोमी हमें याद दिलाता है कि समाज तब मजबूत बनता है जब लोग केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। केन मोगी बताते हैं कि जापानी संस्कृति में हार्मनी को बहुत महत्व दिया जाता है। वहां लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि वे अपने आसपास के लोगों का सम्मान करें और सामूहिक भलाई के बारे में सोचें। इसका अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना है। नगोमी हमें सिखाता है कि समाज में रहने का अर्थ केवल अधिकार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां निभाना भी है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में समाज का हिस्सा है और उसके छोटे छोटे कार्य भी बड़े प्रभाव पैदा कर सकते हैं। किसी की सहायता करना, सार्वजनिक स्थानों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना और दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, ये सभी समाज में नगोमी लाने के तरीके हैं। लेखक कहते हैं कि स्वस्थ समाज की शुरुआत सम्मान से होती है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, अपने अनुभव हैं और अपनी चुनौतियां हैं, तब हमारे भीतर सहानुभूति विकसित होती है। हम दूसरों को केवल उनके विचारों से नहीं बल्कि उनकी मानवता से देखना शुरू करते हैं और यही दृष्टिकोण समाज में सामंजस्य को मजबूत बनाता है। आज कई लोग केवल उन लोगों की बात सुनते हैं जो उनकी तरह सोचते हैं, लेकिन नगोमी हमें अलग विचारों को सुनने और समझने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम हर बात से सहमत हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखें, क्योंकि वास्तविक हार्मनी समानता से नहीं बल्कि विविधता के बीच संतुलन से पैदा होती है। केन मोगी बताते हैं कि समाज एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर व्यक्ति एक अलग वाद्य यंत्र की भूमिका निभाता है। यदि हर कोई केवल अपनी आवाज को सबसे महत्वपूर्ण मानने लगे तो संगीत बिखर जाएगा, लेकिन जब सभी लोग मिलकर योगदान देते हैं तब एक सुंदर धुन बनती है। यही समाज की वास्तविक शक्ति है। नगोमी ऑफ सोसाइटी हमें यह भी सिखाता है कि छोटी छोटी अच्छाइयों का महत्व बहुत बड़ा होता है। एक मुस्कान, एक धन्यवाद, एक मदद का हाथ या किसी की बात ध्यान से सुन लेना, ये सभी साधारण कार्य दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यही छोटे कदम समाज में विश्वास और अपनापन पैदा करते हैं। लेखक कहते हैं कि आधुनिक जीवन में लोग अक्सर व्यक्तिगत सफलता के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सामूहिक भलाई के महत्व को भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि इस बात में भी होती है कि हमारे कारण दूसरों का जीवन कितना बेहतर हुआ है। समाज में नगोमी का अर्थ संघर्षों का पूरी तरह समाप्त हो जाना नहीं है, क्योंकि जहां लोग होंगे वहां मतभेद भी होंगे। लेकिन नगोमी हमें सिखाता है कि इन मतभेदों को विनाश का कारण नहीं बल्कि समझ और विकास का अवसर बनाया जा सकता है। जब लोग संवाद करते हैं, सम्मान बनाए रखते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तब समाज अधिक मजबूत बनता है। केन मोगी बताते हैं कि भविष्य का बेहतर समाज केवल सरकारों या संस्थाओं से नहीं बनेगा, बल्कि उन साधारण लोगों से बनेगा जो अपने दैनिक जीवन में दया, सम्मान और जिम्मेदारी का अभ्यास करते हैं, क्योंकि समाज वास्तव में लोगों का ही प्रतिबिंब होता है। चैप्टर 9 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी खुशी केवल हमारी व्यक्तिगत सफलता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस वातावरण पर भी निर्भर करती है जिसमें हम रहते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में नगोमी चाहते हैं, तो हमें अपने समाज में भी नगोमी लाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति और समाज दोनों के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है, तब एक अधिक शांत, अधिक सहयोगी और अधिक मानवीय दुनिया का निर्माण होता है। और यही नगोमी ऑफ सोसाइटी की सबसे सुंदर सीख है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, नगोमी ऑफ नेचर। जब हम प्रकृति के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उसे अपने जीवन से अलग मानते हैं, लेकिन केन मोगी बताते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका ही एक हिस्सा है। हमारी सांसों में बहती हवा प्रकृति से आती है, हमारा भोजन प्रकृति से आता है, हमारा शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे ये पूरी धरती बनी है। यही समझ नगोमी ऑफ नेचर की नींव है। आधुनिक जीवन में इंसान ने टेक्नोलॉजी और विकास के माध्यम से बहुत प्रगति की है, लेकिन इस दौर में वो धीरे धीरे प्रकृति से दूर होता चला गया है। लोग घंटों स्क्रीन के सामने बिताते हैं, लेकिन खुले आसमान को देखने का समय नहीं निकालते। वे व्यस्त सड़कों पर चलते हैं, लेकिन पेड़ों की हरियाली को महसूस नहीं करते।
वे जीवन की भागदौड़ में इतने खो जाते हैं कि प्रकृति के शांत संदेश को सुनना ही भूल जाते हैं। केन मोगी कहते हैं कि जापानी संस्कृति में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं माना जाता, बल्कि सम्मान और कृतज्ञता के साथ देखा जाता है। वहां लोग मौसम के बदलाव को महसूस करते हैं, चेरी ब्लॉसम के फूलों का स्वागत करते हैं, शरद ऋतु के रंगों का आनंद लेते हैं और प्रकृति के हर परिवर्तन को जीवन का हिस्सा मानते हैं। क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है कि परिवर्तन कोई समस्या नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। नगोमी हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रकृति के साथ समय बिताना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जब हम किसी पार्क में चलते हैं, किसी नदी के किनारे बैठते हैं या पेड़ों के बीच समय बिताते हैं, तब हमारे भीतर का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मन शांत होता है और विचार स्पष्ट होने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि प्रकृति हमें धैर्य की शिक्षा देती है। एक बीज रातों रात विशाल वृक्ष नहीं बनता, उसे समय लगता है, उसे मौसमों का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे वो विकसित होता है। ठीक इसी तरह हमारे सपनों और हमारे विकास को भी समय चाहिए। लेकिन आधुनिक दुनिया हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत सिखाती है, जबकि प्रकृति हमें याद दिलाती है कि सबसे सुंदर चीजें धीरे धीरे विकसित होती हैं। केन मोगी कहते हैं कि यदि हम ध्यान से देखें तो प्रकृति में नगोमी हर जगह दिखाई देता है। समुद्र की लहरों में संतुलन है, पेड़ों की शाखाओं में संतुलन है, दिन और रात के चक्र में संतुलन है, मौसमों के बदलाव में संतुलन है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन फिर भी सब कुछ सही समय पर पूरा हो जाता है। नगोमी ऑफ नेचर हमें यह भी सिखाता है कि अपूर्णता भी सुंदर होती है। एक पेड़ की हर शाखा एक जैसी नहीं होती, हर फूल बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता और हर पर्वत का आकार अलग होता है। फिर भी प्रकृति अद्भुत सुंदर दिखाई देती है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की सुंदरता पूर्णता में नहीं, बल्कि वास्तविकता में छिपी होती है। लेखक बताते हैं कि जब इंसान प्रकृति से जुड़ता है, तब वह स्वयं से भी जुड़ने लगता है, क्योंकि प्रकृति के बीच हमारा मन शांत हो जाता है। वहां कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता और कोई कृत्रिम दबाव नहीं होता। वहां केवल अस्तित्व होता है और यही अनुभव हमें अपने भीतर की शांति के करीब ले जाता है। आज पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हमें यह याद दिलाते हैं कि यदि हम प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाएंगे तो अंततः हमारा अपना संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए नगोमी केवल प्रकृति का आनंद लेने की बात नहीं करता, बल्कि उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सिखाता है। केन मोगी कहते हैं कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता विकसित करना जीवन के प्रति कृतज्ञता विकसित करने जैसा है। जब हम सूर्योदय को देखते हैं, बारिश की बूंदों को महसूस करते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं या किसी शांत शाम का आनंद लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि खुशी हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि जीवन के साधारण पलों में भी मौजूद है। इस किताब की पूरी यात्रा में हमने देखा कि नगोमी भोजन में है, रिश्तों में है, स्वास्थ्य में है, सीखने में है, रचनात्मकता में है, जीवन में है, समाज में है और अंततः प्रकृति में भी है। क्योंकि नगोमी कोई एक तकनीक या नियम नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक ऐसी मानसिकता जो हमें संतुलन, सामंजस्य और शांति की ओर ले जाती है। चैप्टर 10 का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना सीख जाते हैं, तब हम जीवन के साथ भी सामंजस्य बनाना सीख जाते हैं। क्योंकि प्रकृति हमें हर दिन यह याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य सब कुछ नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन में जीना है। और शायद यही नगोमी की सबसे गहरी और सबसे सुंदर सीख है कि सच्ची खुशी बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर और अपने आसपास के संसार के साथ हार्मनी बनाने से जन्म लेती है। तो दोस्तों, ये थी द वे ऑफ नगोमी की खूबसूरत यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसने हमें सिखाया कि खुशी केवल किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते को संतुलन और शांति के साथ जीने में छिपी होती है। हमने जाना कि नगोमी हमारे भोजन में है, हमारे रिश्तों में है, हमारे स्वास्थ्य में है, हमारी सीखने की आदत में है, हमारी क्रिएटिविटी में है, हमारे पूरे जीवन में है, हमारे समाज में है और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों में भी है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि जीवन को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसे संतुलित बनाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम अपने भीतर हार्मनी पैदा कर लेते हैं,
तब बाहरी दुनिया का शोर हमें उतना परेशान नहीं कर पाता। याद रखिए, सच्ची खुशी किसी बड़ी उपलब्धि के बाद नहीं आती, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में मौजूद होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक मुस्कान में, एक अच्छे रिश्ते में, एक शांत सुबह में, एक कृतज्ञ हृदय में, और अपने आप के साथ बिताए गए कुछ सुकून भरे पलों में। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके जीवन में कोई नई सोच पैदा की हो, कोई सीख दी हो, या आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन ऑडियो बुक्स और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज सुनना चाहते हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप भारत के किसी गांव से सुन रहे हों, किसी शहर से, या दुनिया के किसी भी कोने से, हम आपसे जुड़े होने के लिए आभारी हैं। वैसे हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं और इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। याद रखिए, जीवन में शांति खोजने की जरूरत नहीं है। कई बार शांति पहले से ही हमारे भीतर मौजूद होती है, बस हमें उसे महसूस करना सीखना होता है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में नगोमी यानी संतुलन और सामंजस्य बनाए रखिए। धन्यवाद।